आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। आज का जो होस्टिंग है वो हर्षिता जी करने वाली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर्षिता जी अब आकर हमारे साथ होस्टिंग करें और आरती जी को इनवाइट करें। सो हर्षिता जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। प्रणाम मास्टर्स, सभी मास्टर्स को मेरा हर्षिता का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर। लाइट एंड सोल मेडिटेशन के साथ स्वाध्याय ग्रुप भी है। आज हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का स्वाध्याय आरती जी करवाएगी। वो अहमदाबाद से है, उन्होंने एमए किया है। 1998 से वो रेकी ग्रैंड मास्टर है, क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर है, एंजल थेरापी करती है, हैंड राइटिंग एनालिसिस भी करती है, न्यूमरोलॉजी सुजोग थेरापी करती है। 26 ईयर से रेकी के क्लासेस करवाती है और वो आज हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ स्वाध्याय करवाएगी और वो मेडिटेशन भी हमारे साथ करती है। लोगों के डिफिकल्ट टाइम में वो हेल्प करती है, लोगों के प्रॉब्लम्स में वो काउंसलिंग भी करती है। सो आज आरती जी का बहुत बहुत स्वागत है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो हमारे साथ जुड़कर वो स्वाध्याय करवाएगी। और आज का स्वाध्याय पेज नंबर 381 से 390 तक का रहेगा। तो आरती जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच हर्षिता जी, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने। अच्छा लगा, मधु जी के मुंह से तो सुनते ही है, आपके मुंह से भी बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन मधु जी और सभी ध्यानी मित्रों को, ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परसिवल जी, मुस्कुराती हमारी मधु जी, सभी प्रिय ध्यानी मित्र को सभी को शत शत नमन और आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं इन सभी वे यहाँ पर उपस्थित हैं और इन किताब की गहनता को समझने में हमें मदद करे। और मैं परसिवल जी से आह्वान करती हूँ कि जो कुछ भी मैं कहूँ लोगों को समझ में आए और मैं उनको अच्छी तरह से समझा सकूं, तो वो मुझे भी इस रूप में मदद करे। तो परसिवल जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम और आभार करती हूँ कि आपने जो लिखा है वो मेरे दिमाग में आए और मैं अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकूं। सो फिर से आप सबका धन्यवाद। आज जो मेरा विषय है सेल्फ हिप्नोसिस, सेक्शन नंबर 24, पेज 380 से 390। कल लक्ष्मी जी ने हिप्नोसिस के बारे में हमें बताया, कल हमने सुना भी सही। तो उन्होंने सम्मोहक समाधि के बारे में बताया, जो दो तरह की होती है, प्रकृति समाधि और कर्ता समाधि। आज मैं जो समझाने वाली हूँ या जो मेरा विषय है, शॉर्ट में मैं उसका आपको बता देती हूँ कि कल हमने देखा कि सम्मोहक समाधि दो प्रकार की है, प्रकृति समाधि और कर्ता समाधि। आज हम आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस में भूले हुए ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें, ये है। आत्म सम्मोहन क्या है, किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, शारीरिक और मानसिक तौर पर उनके द्वारा इलाज कैसा किया जाता है, ब्रीथ फॉर्म कैसे काम करता है, श्वास रूप के साथ कर्ता के साथ मिलकर वो कैसे काम करता है, एक्टिव थिंकिंग और पैसिव थिंकिंग का इसमें क्या रोल है। इतना डिटेल परसिवल ने समझाया है कि वो मैं बताऊंगी। और शॉर्ट में आपको मैंने उसकी समरी बताई कि ये तो एक मिनट आरती जी, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड रुकिएगा। आज का विषय है सेल्फ हिप्नोसिस, माने आत्म सम्मोहन। कल हमने सम्मोहन विद्या हिप्नोसिस के बारे में भी सुना, आज आत्म सम्मोहन क्या है। तो अब हम देखते हैं कि हिप्नोसिस क्या है। आत्म सम्मोहन एक गहरी नींद है, जैसे हम गहरी नींद में सो जाते हैं, तो आत्म सम्मोहन जब होता है तब भी हम गहरी नींद में होते हैं, जो भावनात्मक रूप से सम्मोहित करने वाला, जिससे जानबूझकर सम्मोहित किया जाता है और स्वयं को नियंत्रित किया जाता है, अपने आप पे नियंत्रण पा लिया जाता है और वो नींद में खो जाता है, इस तरह होता है।
और स्वयं को नियंत्रित करता है। यह सम्मोहन से भिन्न है। जिस तरह से हिप्नोसिज्म होता है, इससे ये थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ कर्ता वह भूमिका निभाता है जो सम्मोहक व्यक्ति नींद लाने और विषय को नियंत्रित करने में लेता है। आत्म समाधि में कर्ता और ब्रीथ फॉर्म वह कर सकते हैं जो सम्मोहक व्यक्ति, जो कर्ता ने कृत्रिम नींद शुरू करने से पहले करने का आदेश दिया था। सेल्फ हिप्नोसिज्म में वैसा ही होता है जैसा कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है। कोई दूसरा व्यक्ति जब आपके ऊपर करता है तो आत्म समाधि में इस तरह का होता है। अब ये सम्मोहन किस तरह से किया जाता है वो उन्होंने आगे समझाया है कि खुद को सम्मोहित करने के लिए व्यक्ति को अपनी आंखों के पीछे की ओर मोड़ना चाहिए। जिस तरह से आंखें हम 45 डिग्री पे ले जाते हैं, तो इस तरह से आपको आंखों को पीछे की ओर मोड़ना चाहिए जब तक कि आपको नींद ना आ जाए, या किसी वस्तु को 45 या उससे अधिक डिग्री के कोण पर देखना चाहिए, या अश्रव्य रूप से गिनना चाहिए। किसी एक जिंगल को, कोई एक ही बार बार वर्ड को दोहराना चाहिए, या स्वयं को सोने के लिए आदेश देना चाहिए। नींद इस प्रकार का आत्म सम्मोहन उत्पन्न करती है और स्वाभाविक रूप से कर्ता समाधि लाने के लिए प्रेरित होता है। तो इस तरह से आत्म सम्मोहन के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती है, ऐसा वो समझा रहे हैं। यदि कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए आत्म सम्मोहन का अभ्यास करना चाहता है, तो अभ्यास शुरू करने से पहले ड्राउजीनेस लाना चाहिए। इसे थोड़ा सा अर्धचेतन अवस्था में हम जाते हैं, इस अवस्था में आपको जाना चाहिए। एज ए डूअर, वो खुद को उसके शरीर से क्या करवाना चाहता है या नींद को छोड़ देना चाहिए, फिर उसे खुद को ऐसा करने का आदेश देना चाहिए। जब वह ट्रांस में हो, जो उसने रूपरेखा तैयार की है, वह अपनी मंत्र मुग्ध शक्ति का उपयोग करते हैं और सामान्य सम्मोहन की सहजता से नर्व चैनल में जाते हैं। यदि वह जागने के बाद कुछ करना चाहते हैं, तो खुद की मंत्र मुग्ध शक्ति, यानी उनका जो मिसमेरिज्म का पावर होता है, उसका उपयोग करते हैं और ट्रांस की अवस्था में खुद को आदेश देने का निर्देश करते हैं कि जागृत अवस्था में वो ये आंशिक कार्य करे या भुगते। योजना बनाकर वह उन्हें ब्रेथ फॉर्म पर डालता है, उचित समय पर श्वास रूप निर्देशों का पालन करता है और श्वास रूप कर्ता को उन आदेशों की याद दिलाता है जो उन्हें देना है। यानी मैंने जैसे बताया कि श्वास रूप है, ब्रीथ फॉर्म है और कर्ता है। ये तीनों का सम्मिश्रण होके ही ये आत्म सम्मोहन की विधि होती है, क्योंकि डूअर ट्रांस अवस्था में उन चीजों को करने के लिए मजबूर कर सकता है जो वह जागृत अवस्था में नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांस में यह उस भौतिक वातावरण से दूर हो जाता है जो उन्हें रोकता है और अपनी स्वयं की अवस्था में होता है, जहाँ सभी चीजें स्पष्ट रूप से होती है। संभव है कि जब वह जागृत अवस्था में लौटता है, इन शक्तियों को अपने साथ लाता है। इसके अलावा कर्ता समाधि में शरीर में कुछ शक्तियां उत्पन्न और मुक्त हो जाती है। आत्म सम्मोहन का अभ्यास हिप्नोसिस में आने वाले खतरों को शामिल नहीं करता है, क्योंकि कर्ता किसी अन्य कर्ता की शक्ति के अधीन नहीं होता। कर्ता खुद ही सब काम करता है, किसी के अधीन नहीं होता, इसलिए उसको जैसा आत्म सम्मोहन में नुकसान होता है, वैसा इसमें नहीं होता है। वह सामना, जिन व्यक्तियों का वह सामना करता है, उसके मंत्र मुग्ध प्रभाव के प्रति नकारात्मक नहीं होता है। लगभग हर चीज को एक सम्मोहित कर्ता मजबूर कर सकता है, वह कर्ता द्वारा ही मजबूर की जा सकती है। इस प्रकार कर्ता आत्म सम्मोहन द्वारा श्वास रूप और भौतिक शरीर को प्रकृति समाधि और कर्ता स्वयं को कर्ता समाधि की 3 अवस्थाओं में रखता है। इसीलिए कोई व्यक्ति निद्रा अवस्था में ऐसे काम करने के लिए सम्मोहित कर सकता है, जागृत अवस्था में नहीं। जैसे जागरूक अवस्था में जैसे कोई भी ऐसा काम हो जो हम सोचते कि हमें करना है, तो हमें पहले ही डर लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ऊंचे झंडे के खंभे पर चढ़ना, अगर आपको कोई ऊंचा झंडा है और उस पर चढ़ने के लिए कह दे, तो आप सोच के ही घबरा जाओगे कि अरे इतना ऊंचा है, हम कैसे चढ़ पाएंगे। तो इस तरह से जागृत अवस्था में ऊंचे खंडे पर चढ़ना, झंडा उतारना, किसी रस्सी पर चढ़ना, नदी में तैरना
उस जगह घुड़सवारी करना जहां वे जागने की स्थिति में जोखिम नहीं उठा सकते या ऐसा नहीं कर पाता था। वह केवल वही चीजें कर सकता था जिसके बारे में वो जानता हो, जहां उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज कर सकूंगा, वही वो करता है जागृत अवस्था में। बाकी इस अवस्था में वो इस तरह की कोई भी चीज करना नहीं चाहता। और जागृत अवस्था में जिनकी योजनाएं बनाई थी, ये सारे कार्य सामान्य निद्रा गमन से भी भिन्न है। जैसे हम सामान्य सा सो जाते हैं, तो वैसा ही सम्मोहित अवस्था में उस निद्रा से भिन्न निद्रा होती है। इसीलिए उसमें ये सारे काम भी आप नहीं कर सकते। प्रकृति समाधि में व्यक्ति जागते हुए असंभव कार्य भी कर सकता है। दूसरी समाधि जो प्रकृति समाधि कही है, उसके अंदर व्यक्ति जागता भी है, तो ये सारे काम वो कर सकता है। तो दूर के दृश्यों को देखने के लिए वो खुद को सम्मोहित किया जा सकता है। स्थानों और व्यक्तियों को और जो कहा गया उसे सुनने के लिए, उसके शरीर के किसी भी अंग को उत्तेजित करने के लिए, कार्यों को धीमा करने के लिए या घावों को ठीक करने के लिए, इस तरह कोई भी व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में मूत्राशय से पथरी भी बाहर निकाल सकता है। किसी चीज को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। उसके शरीर में किसी भी हिस्से में रक्त का परिसंचरण भी बढ़ा सकता है। डिफॉर्म पैरों को, जैसे किसी के पैर जो है डिफॉर्म है, सही नहीं है, तो उनको फिर से ज्वाइन भी कर सकता है, सीधा भी कर सकता है। मतलब सम्मोहित अवस्था में वो ये सारी चीजें कर सकता है। रोगों के विनाश का प्रतिकार भी करता है, रोगजन रोगाणुओं को समाप्त करता है, सूजन या ट्यूमर को भी कम कर सकता है। वह 1 सप्ताह या 1 महीने के लिए अपने शरीर में एनिमेशन को निलंबित करता है और मृत्यु तक को भी उत्पन्न कर सकता है। जिसने स्वयं को इस हद तक सम्मोहित कर लिया है, उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। उसकी बाह पर चाकू या ब्लेड चलाया जा सकता है, रक्त भी नहीं बहेगा और घाव भी जल्दी ठीक हो जाएगा, निशान भी नहीं दिखाई देगा। अभी ये मैं पढ़ रही हूँ तो कल ही मैंने एक वीडियो देखा है कि एक लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी और छोटी सी कांच की पेटी के अंदर वो बैठ गया और उसके आजू बाजू में बर्फ डाली गई और उसको बंद कर दिया गया और 7 मिनट तक वो व्यक्ति उसी के अंदर रहा। शायद आप लोगों में से किसी ने देखा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ये किस तरह से हो सकता है? इतना बड़ा 6 फुट ऊंचा व्यक्ति और वजन भी उसका काफी अच्छा खासा था, वो इतनी सी पेटी में कैसे समा सकता है? लेकिन पूरा सिस्टमेटिक उसने दिखाया कि वो एक एक शरीर के अंगों को सिकुड़ के अंदर ले गया, अंदर रहा, पानी के अंदर रहा, सांस लिया, वो हुआ और 7 मिनट के बाद जब खोला गया तो उस बर्फ के अंदर से भी वो बाहर निकला। तो उसने अपने आप के हर शरीर के अंग पर कितना नियंत्रण पाया होगा। जब वीडियो देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस तरह की चीजें भी हो सकती है। तो ये सम्मोहन की दृष्टि में भी ये कहना चाह रहा है कि इसमें भी आप कई इस तरह की चीजें कर सकते हो, जिससे स्वयं को इस हद तक सम्मोहित कर लिया है, उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। उसकी बाहों पर अपने हाथ में 1 मिनट अगर बर्फ रख दी तो हम छोड़ देंगे, हम नहीं पकड़ पाएंगे। वो पूरा बर्फ के अंदर बैठा था, कैसे बैठ सकता है? तो इस विद्या के कारण जो भी उसने खुद को हिप्नोटाइज किया या क्या किया ये पता नहीं है, लेकिन वो मैंने वीडियो देखा तो मेरे को इससे वो लिंक लगी कि भाई इस तरह से व्यक्ति कर सकता है, तो सम्मोह व्यक्ति भी इस तरह से चीजें कर सकता है। उसके बाह पर चाकू या ब्लेड चलाया जा सकता है, रक्त भी नहीं बहेगा और घाव भी जल्दी ठीक हो जाएगा, निशान भी नहीं दिखाई देगा। कैसे पॉसिबल है? हमको आश्चर्य लगता है नहीं सुन के भी, लेकिन ऐसा सब हो सकता है, ऐसा परसिवल जी ने लिखा है। वह बिना किसी संवेदना के नाजुक ऑपरेशन की अनुमति दे सकता है। वह बीमार या पीड़ित लोगों को स्थिति में महसूस करा सकता है। वो ये भी बता सकता है उन्हें ठीक किया जा सकता है या नहीं। खुद भी बताएगा कि ये ठीक हो सकता है या नहीं। इसके अलावा नींद में कोई व्यक्ति गणित की समस्या, इंजीनियरिंग के प्रश्नोत्तर भी हल कर सकता है, जो इजी नहीं है, लेकिन वो इस अवस्था में ये सारी चीजें कर सकता है। कर्ता ट्रांस में भूली हुई भाषा को भी जान सकता है। जो भाषा जानता नहीं है उसको भी वो जान सकता है। जो पहले जानता था, जैसे ग्रीक, मायोस जैसी भाषा है, तो ये सारा नॉलेज वो इस अवस्था में प्राप्त कर सकता है, परंतु कोई नया नॉलेज उसको नहीं मिलता।
केवल जानकारी की वस्तुएं मिल सकती है जो उसे प्रतीक्षालय पर ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगी और जो जागृत अवस्था में वो यूज कर सकता है। आत्म सम्मोहन द्वारा ट्रांस के दौरान जो चीजें उसे महसूस होती है या जानने मिलती है, उसे इस प्रक्रिया के बाहर आकर खुद ही प्रशिक्षण लेना पड़ता है। उस चीज को सीखना पड़ता है कि भी किस तरह से करना है। और जब वह जागरूक होता है तो दूर के दृश्यों और स्थानों को पढ़ेगा, जो दृष्टि की भावना से उसे दिखाई देगा, वह लिख सकेगा। अब ये सारी चीजें होती है, वो कैसे वो बताएगा, किस तरह से उसे पता चलेगा? तो उसको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है, नोट करनी पड़ती है, जिससे दोबारा अगर इस तरह का, जैसे हम लोग रेफरेंस करते हैं कि नहीं डॉक्टर, कि भाई ये बीमारी है, इसमें पिछला क्या इलाज दिया गया था, यही मेडिसिन इसको दो, इसको फायदा हो जाए। तो इस तरह से इनको भी रेफरेंस के लिए कुछ नोट्स बनाने पड़ते थे और उसको फॉलो करना पड़ता था, जिससे कि आगे किसी की बीमारी हो तो उसको पढ़ के वो कर सके। बारे में अपने द्वारा किया गया इलाज या संवेदना उसे अवश्य लिखना चाहिए। वह लिख सकता है कि उसकी सुनने की क्षमता क्या थी, रोग का निदान कर सकता है। यदि उसने पहले से किसी परिचारक को इसकी जानकारी नहीं दी है, वह ट्रांस में उस समय की बातों पर विचार कर सकता है। जब उसने खुद को उन लोगों की स्थिति में रखा जो बीमारियों से पीड़ित थे, मतलब अपनी बॉडी पे उसका अनुभव किया कि उनको उस समय क्या तकलीफ थी, तो अपने ऊपर उसका अनुभव किया, खुद उन लोगों की स्थिति में रखा जो बीमारियों से पीड़ित थे, उन मानसिक समस्याओं पर काबू पाया जो उनके धुन में बहा दी थी, उसे फिर से अवगत कराना होगा ताकि वो पुनः पेश हो सके। यदि वह चाहता है तो वह नैतिक कार्य करेगा और निर्भयता, समय या सहनशक्ति स्थिति में रहेगा और अपनी प्राकृतिक भावनाओं को व्यक्त करेगा, बशर्ते सम्मोहित करते समय खुद को आदेश दे और वापस लौटने के बाद ऐसा करे। जागृत अवस्था में भावना पर नियंत्रण इस तरह से किया जा सकता है। इस शक्ति का उपयोग की सीमाएं पिछले कार्यों के रिकॉर्ड द्वारा अय्या पर भी बताई गई थी। सबसे पहले स्वयं को सम्मोहित करना आसान नहीं है, क्योंकि यह किसी और व्यक्ति द्वारा सम्मोहित किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है तो सामने वाला अगर हो सकता है तो ही ये होता है, नहीं तो ये कि करना मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को सम्मोहित करना आसान नहीं है, क्योंकि ये किसी और व्यक्ति द्वारा सम्मोहित किया जाता है। शारीरिक, नैतिक और मानसिक रूप से आत्म सुधार करने के लिए आत्म सम्मोहन के अभ्यास पर ध्यान दें। अगर ये सारी चीजें आपको करनी है तो आत्म सम्मोहन का अभ्यास करना चाहिए। जल्द ही अनुकूल परिणाम दिखाई देंगे। किसी व्यक्ति की अपनी संदेह और भय को स्वयं से अवगत कराने की क्षमता सीमित होती है। आत्म सम्मोहन से जुड़ा खतरा यही है, आत्म सम्मोहित करने वाला व्यक्ति खुद ईमानदार और सच्चा नहीं हो सकता है। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि जब आत्म सम्मोहन करने वाला व्यक्ति हो, उसको ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। यदि वह स्वयं को धोखा देने का प्रयास करेगा तो भ्रमित हो जाएगा। उसकी सोच और उसकी इंद्रिय धारणाओं में अनिश्चितता होगी और यह निश्चित नहीं हो सकता कि जो वो देखता है या महसूस करता है वो असली है या नकली। खुद ही उसको डिसाइड नहीं कर पाता। तो ये था आत्म सम्मोहन। सेल्फ हिप्नोसिस क्या होता है। अब दूसरा, उसके आगे का सेक्शन नंबर 25 आया है, जिसका टॉपिक है आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन। अब इसके अंदर निष्क्रिय और सक्रिय, एक्टिव एंड पैसिव थिंकिंग के बारे में आया है कि व्यक्ति पैसिव थिंकिंग से एक्टिव में कैसे आती है और एक्टिव से पैसिव में कैसे जाती है, और उसमें आने के बाद उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। तो निष्क्रिय सोच जानबूझकर उपयोग करते हैं। इंटरनेशनल यूज ऑफ पैसिव थिंकिंग। आत्म सुझाव आत्म सम्मोहन नहीं है। आत्म सम्मोहन जो हमने सेल्फ हिप्नोसिस पढ़ा वो अलग है, आत्म सुझाव अलग है। आत्म सुझाव में स्वयं एक कृत्रिम नींद में सो जाता है। व्यक्ति जब सोता है तो खुद ही एक कृत्रिम आर्टिफिशियल नींद में वो सो जाता है। श्वास रूप और भौतिक शरीर या कर्ता पर निर्भर होने से कर्ता के साथ उसकी छाप बनती है। आत्म सम्मोहन में सेल्फ सजेशन अपनी भूमिका निभाता है। यह जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है। लोग मानते हैं कि कभी-कभी जानबूझकर स्वयं के इशारे से असाधारण परिणाम उत्पन्न होते हैं, लेकिन अचेतन आत्म सुझाव के और अधिक असाधारण परिणाम आमतौर पर अपरिचित होते हैं।
आत्म सुझाव इस तथ्य पर आधारित है कि सोच सक्रिय है या निष्क्रिय, एक्टिव है या पैसिव है। पैसिव थिंकिंग के में सक्रिय अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। चित्र, ध्वनियां, स्वाद और गंध द्वारा संपर्क लगातार इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, ये हमने पहले पढ़ा है कि हमारी दो प्रकार की सिस्टम है, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी माने ऐच्छिक, जो इच्छा से हम जैसे हाथ हिला रहे हैं तो ये हमारी ऐच्छिक मूवमेंट है। और इनवॉलेंटरी माने जो अपने आप ही चलती रहती है, जैसे हार्ट है, आप सोचो मुझे हार्ट को धपकाना है, आप धपका सकते हो, वो अपने आप ही चल रहा है। खाना पचाना है, आप खाना पचा सकते हो, शरीर की जो एसिड निकलता है, उसका रस बनता है, वो खाने में मिलता है, उसको डाइजेस्ट करता है, खराब चीजों को हाथों में ढकेलता है, ये सारी सिस्टम नेचुरल होती है। तो ये सारी इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते। वॉलेंटरी माने हम जो अपनी इच्छा से करते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार की मूवमेंट होती है। पैसिव थिंकिंग में सक्रिय अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। चित्र, ध्वनियां, स्वाद और गंध द्वारा संपर्क लगाकर इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम में जाता है। जहां सांस रूप है, वहां चित्र, ध्वनि और गंध द्वारा संपर्क कर्ता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। फिर यहाँ पे डिजायर आ गई। यदि डज डूअर मनोरंजन करता है तो वह उन्हें सोचता है और वह सांस रूप पर अपनी छाप छोड़ जाता है। सोच कभी भी सक्रिय सोच पैदा नहीं कर सकते। हमारे विचार जो है वो कभी भी सक्रिय सोच, एक्टिव सोच नहीं होती, लेकिन जब चलती रहती है, कंटिन्यूअस वो सोच चलती रहती है, तो एक्टिव थिंकिंग सक्रिय सोचने पर मजबूर हो जाती है। कंटिन्यूअस एक विचार हमारा आता है तो धीरे धीरे वो फिर से सक्रिय सोच बन सकती है। निष्क्रिय सोच, पैसिव थिंकिंग विनीत, अप्राप्त और स्वायत्त है। यह तब तक जमा होती रहती है जब तक इसकी मात्रा ही सक्रिय सोच पर महत्व और शक्ति नहीं देती। सुविधाओं के अलावा निष्क्रिय सोच आमतौर पर इंद्रियों द्वारा समझी जाने वाली वस्तुओं से संबंधित है, इसीलिए यह सांस रूप पर गहरा प्रभाव डालती है, जिससे समान स्पष्टता नहीं होती, जिसके कारण निष्क्रियता, अत्याधुनिक का अभाव होता है। दूसरा कारण है कि ये इंद्रिया तात्विक प्रकृति में श्वास रूप से निकट है। इंद्रिया और ब्रीथ फॉर्म अनैच्छिक प्रणाली में है, इसीलिए इंद्रिया श्वास रूप में गति करके स्वैच्छिक प्रणाली के माध्यम से कर्ता की तुलना में इसे पास से पकड़ती है और स्वयं को इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होने के लिए छोड़ देती है। मतलब उनका यही काम है कि ब्रीथ फॉर्म करता और ये सब मिलके जो है ये काम को आगे बढ़ाते हैं। निष्क्रिय सोच लगभग प्रकृति सोच के समान ही होती है। नैसर्गिक कल्पना पैसिव थिंकिंग में मिल जाती है। यह पैसिव विचारों का एक भाग है जिसमें यादों के साथ कुछ छापों का संबंध है, जिसमें इंद्रिया कर्ता की भावनाओं के साथ खेलती है। जिस तरह से कर्ता चाहता है उस तरह से इंद्रिया काम करती है। जहां पर लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है, जो मैंने कहा था कि बुद्धि का प्रकाश जो हमारे ही शरीर से बाहर जाता है, हमारे ही नसों नाड़ियों में से ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस निकलती है, जो बाहर प्रकृति में भी मिलती है। तो ये बुद्धि का प्रकाश भी है। जब पैसिव थिंकिंग में अक्सर प्रकृति कल्पना के रूप में कार्य करती है, चित्र, ध्वनिया, स्वाद और गंध से संपर्क में अतीत की छापों की तुलना की याद बुलाते हैं। ऐसा संयोजन बस शक्ति के विरुद्ध तर्क या इच्छा कर सकते हैं, वो काम नहीं। उन्होंने इतना डिटेल हर एक चीज समझाई है। अगर इसको शॉर्ट में करना चाहे तो 2 सेंटेंस में हम बोल सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने प्रोसेस बताई है उतनी लंबी है, तो दिया है और बताना है, इसलिए वर्ड टू वर्ड हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक्टिव थिंकिंग में कर्ता इंद्रियों द्वारा प्रस्तुत विचार के विषय में बुद्धि का प्रभुत्व रखने का प्रयास करता है। कर्ता सक्रिय सोच और प्रकाश को इकट्ठा करने और ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है, इसीलिए इच्छा का दबाव आवश्यक है। इस दबाव के साथ सक्रिय सोच शुरू हो जाती है और तुरंत श्वास रूप पर दबाव डालती है, क्योंकि कर्ता लगातार ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और पूरा ध्यान नहीं दे पाता। पैसिव थिंकिंग की शक्ति का उपयोग बीमारी, कठिन परिणामों को दूर करने के लिए या उन्हें निर्माण करने वाली निष्क्रिय सोच की जांच करने के लिए किया जा सकता है। कभी निष्क्रिय सोच सक्रिय सोच में भी परिवर्तित, मैंने बोला ना कि सक्रिय सोच में वो परिवर्तित हो जाती है।
जबकि कर्ता के लिए संभव है कि वो अपने बारे में, धार्मिक विचारों के बारे में सोचे। निष्क्रिय सोच के माध्यम से कर्ता को जीवित सोच की ओर ले जाना भी मुश्किल नहीं है, जो उन विचारों को जन्म देगा, जैसे ईमानदारी, नैतिकता, स्वास्थ्य और शांति। आत्म सुझाव इन उद्देश्यों के लिए निष्क्रिय सोच को जानबूझकर उपयोग को दिया गया नाम है, लेकिन सभी निष्क्रिय सोच स्व सुझाव है। मतलब जो सेल्फ सजेशन है, आत्म सुझाव है, जितनी भी निष्क्रिय सोच है वो स्व सुझाव ही है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। अधिकांश लोग निष्क्रिय सोच से ही जीते हैं। उनका जीवन किसी लक्ष्य के या उद्देश्य के बिना चलता है। जैसे डे टू डे लाइफ, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो हमारा रूटीन है, सुबह उठे, चाय बनाई, ये किया, वो किया, अपना रोज का डेली रूटीन किया, खाना बनाया, दोपहर में सो गए, आराम किया, दोपहर की चाय बनाई, शाम का खाना बनाया, पूरा रूटीन हमारा फिक्स है। अब इसके अलावा हम क्या अलग कुछ सोचते हैं? हमारा जो जीवन हम बिताते हैं वो पूरा एक रेगुलर ढर्रे पे चलता है। तो उनका कहना है कि अधिकांश लोग निष्क्रिय सोच से जीते हैं, उनके जीवन में कोई उद्देश्य रहता ही नहीं। अभी हमारा उद्देश्य जैसे कैसा है कि रात को 9 बजे चलो तैयार होके आके बैठ जाओ, अभी हमारा प्रोग्राम होने वाला है। तो ये एक हमारा उत्साह है, एक काम करने की प्रणाली हो गई है। तो इस तरह से लक्ष्य के बिना हम जो चलते हैं वो उस स्थिति में कर्ता संचालित करता है। 4 इंद्रियां वस्तुएं और कर्ता के सामने प्रस्तुत करती है और बुद्धि के प्रकाश के साथ उनके साथ रहती है। अगर कर्ता इन वस्तुओं पर विचार करता है तो निष्क्रिय सोच शुरू हो जाती है और उनकी छाप या प्रभाव सास रूप पर स्थिर हो जाता है। इस प्रकार धारणाएं और कल्पनाएं उत्पन्न होती है जो विद्यार्थी के जीवन को नियंत्रित करती है। किसी खतरे का डर, किसी चीजों को पूरा करने की असंभवता में विश्वास खतरे का एहसास करता है और उसे पूरा करने से रोकता है। इन धारणाओं पर काबू पाने के लिए निश्चित सोच के पीछे किसी की इच्छा की केंद्रित शक्ति मजबूत काम नहीं आएगी। यह बात तभी होती है जब पिछले अनुभवों की स्मृति उन्हें मजबूर करती है। परसिवल जी कहते हैं, जिन व्यक्तियों को ठंड लगने पर गीले पैर, गीले पैर, गीले कपड़े या खुले में रहने से सर्दी होती है। जैसे हम लोग बाहर जाते हुए बहुत ठंड है, अरे मुझे ठंडी लग जाएगी, अरे मैं बीमार हो जाऊंगी, हम बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसा हमारा सोच है और हमको होता है, तो हम सोचते हैं इसलिए वो चीज हमको होती है। अगर हम बेधड़क चले जाए तो हमको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ठंड पड़ गई, चलो स्वेटर पहन लेते। और पहले सोच, अरे जहाँ कश्मीर जाएंगे बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, शॉल भी ले जाएंगे, स्कार्फ भी ले जाएंगे, स्वेटर भी ले जाएंगे, और यही सोच से हम आगे बढ़ के जाएंगे कि अरे हम बीमार तो नहीं पड़ेंगे। लेकिन जनरली ठंड में कोई बीमार नहीं पड़ता और ज्यादा हेल्दी रहते हैं लोग, क्योंकि सब पहन ओढ़ के प्रिकॉशन से घूमते हैं। तो हमारी सोच जो है वो ये सारी चीजें करती है। परसिवल जी का यही कहना है कि अगर जंगल की अंधेरी रात में बिताने के लिए आपको कहे तो छोटे बच्चे क्या, बड़े बड़े को भी बुखार आने लगता है, डर लगता है कि भाई अंधेरी रात में हम कैसे रहेंगे। मन में किसी प्रकार का डर सूजन या घातक ट्यूमर बना सकता है। बीमारियां इस तरह के डर जो है जब मन में बैठ जाते हैं तो एक नई बीमारी ट्यूमर के रूप में बाहर आ सकती है, जो गांठें होती है शरीर में या कहीं पे गट्ठा जैसा बन जाता है, ट्यूमर जैसा बन जाता है। तो ये इस भय के कारण भी होता है। कोई ऐसा सोचे कि मुझे आंकड़े का नाम या स्थान याद नहीं रहता, जैसे हम लोग बोलते हैं बुढ़े हो गए हमको याद नहीं रहता, अभी वहां जाओ फ्रिज के सामने खड़े हो क्या चीज लेने गए वही भूल जाते, फिर दोबारा याद करते रहे क्यों आए थे, फिर वो चीज लेते। अरे बड़ी उम्र हो गई, अब मेरी बूढ़ी हो गई, मुझे याद नहीं रहता। दिन में हम 5 बार ये बोलते हैं तो हम वही सोच हमारे दिमाग में डाल रहे कि हमको याद नहीं रहता। होता है कि नहीं है? हम लोगों के साथ होता है नहीं? तो यही चीज वो भी कह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं रख सकते, आंकड़े नाम स्थान याद नहीं रहता, वो उन्हें याद नहीं रख सकता। एक व्यक्ति जो मानता है वो किसी चीज में सफल नहीं हो सकता। जैसे छोटे बच्चे, अरे ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, ये टॉपिक मैं करूंगी नहीं, ये मेरे से होगा ही नहीं, पहले से ही ना। तो ऐसे व्यक्ति अपने पहले से ही पीछे हट जाते हैं, तो व्यावहारिक रूप से वो असफल ही होते हैं। कोई यात्रा से खुद को थका हुआ मानता है, कोई चाहता है कि मैं इतना ट्रैवल करूंगी ना तो मैं थक जाऊंगी, बराबर। लेकिन सही में उनका पतन हो सकता है, अगर इस सोच से वो जाता है तो पतन हो सकता है।
कोई ये सोचे वह ऊंचाई या कगार को पार नहीं कर सकता, अरे इतना ऊंचा है मैं कूद नहीं पाऊंगी। पहले से ही आपने चीजें उसमें डाली हुई है। उनका गिरना लगभग निश्चित है। मतलब फिर वही आ गया पर्सिवल जी का कि जो सोच आप रखोगे वही चीज होगी। तो पहले से डर, पहले से हारना, पहले से किसी चीज के लिए निगेटिव सोचना, वही वो हमारे लिए गड़बड़ करता है और वही बाद में हम पर होता है। तो इस प्रकार की सोच हमें नहीं रखनी है। कुछ लोग इन परिणामों को तथ्यों के रूप में उसे सिद्धांतों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक अचेतन मन या अवचेतन मन जो इस घटनाओं से घटित कहता है, वो इन परिणामों को उत्पन्न करता है। वह श्वास रूप है या मन अवचेतन मन नहीं है। यह बिल्कुल ही सचेतन रूप से काम नहीं करता। 4 इंद्रियां, 3 आंतरिक शरीर, जो कल आपका सवाल था कि 4 इंद्रियां, 3 आंतरिक शरीर और अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मानव शरीर प्रबंधन करता है। मतलब मानव का शरीर जो है वो इन्हीं के साथ काम करता है। 3 प्रकार के शरीर है, 4 अलग अलग इंद्रियां है और अनिच्छिक तंत्रिक, मतलब जो इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी हमारी नर्वस सिस्टम है। तो ये सब मिलके ही मानव शरीर काम करता है। यह केवल 2 प्रकार के संस्कार प्राप्त कर सकता है, प्रकृति के संस्कार और कर्ता के अपने संस्कार। यदि धारणा भावनाओं से संबंधित है तो कर्ता की इच्छाएं धारणाओं की रेखाओं का पालन करने के लिए बाध्य करती है। सोच संस्कारों की रेखाओं का अनुकरण करने के लिए बाध्य है, जैसा कि प्रकृति के तत्वों पर और कर्ताओं की इच्छाओं ने किया था। श्वास रूप 387 है, थोड़ा ही बाकी है। श्वास रूप ब्रीथ फॉर्म में, जैसे हम मेडिटेशन में बोलते हैं 10 मिनट्स 2 मिनट्स, वैसा थोड़ा आपका पेशेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भी इतना लंबा लंबा है और जो है हमको आप तक पहुंचाना है, इसलिए कहना भी जरूरी है। तो कह रही हूँ 387 पे हम पहुंच गए हैं। श्वास रूप ब्रीथ फॉर्म वे रेखाएं हैं जो कर्ता की उनकी इच्छाएं और मानसिक गतिविधियों का अनुसरण करने के लिए बाध्य करती है। इसके अनुसार कर्ता के आनंद, सहजता, चिंता, भय या क्रोध का अनुभव होता है और कर्ता संकेतों के आधार पर ईमानदारी या बेईमानी के साथ उन विषयों के बारे में सोचता है। इन पंक्तियों में एक संग्रहित शक्ति है जो इच्छा की संकेंद्रित सांस के माध्यम से वह अंकित होती है। यह वह शक्ति है जिसे मानसिक चिकित्सक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखो, प्राप्त करते हैं और गलत उपयोग भी करते हैं। उनकी शक्ति सर्वव्यापी है। जब तक कि अधिक गहरी व स्पष्ट रेखाएं ना हो, फिर भी वो उसे कंट्रोल करते हैं। अनजाने में किए गए आत्म सुझाव बिना जाने समझे इन सत्तारूढ़ संकेत देता है। सुझाव जानबूझकर दिए जाए, ना कि किसी कानूनी उल्लंघन के बाद। मतलब जो भी आत्म सुझाव आप किसी के लिए देंगे, या परसिवल जी कह रहे हैं कि आत्म सुझाव जब दिए जाते हैं तो जानबूझकर जो भी दिए जाए उनको जानना पड़े, कानूनी उल्लंघन ना किया जाए और जानबूझकर कोई गलत काम ना किया जाए। आत्म सुझाव की शक्ति को जानबूझकर तनावपूर्ण विधि का उपयोग करके आसानी से काम में लाया जा सकता है। इनका उद्देश्य कुछ निष्क्रिय थिंकिंग का निर्माण करना है जो सांस पर संकेत बताएगा और निश्चित प्रकार की एक्शन अब भावना सोचने के लिए मजबूर करेगा। विधि के बिंदु निष्क्रिय सोच देखकर या सुनकर जो आदतन घटित होता है, इन कारणों के बल से उन रेखाओं में उत्पन्न या केंद्रित करती है जिन्हें वह स्पष्ट और गहराई से बताता है। उसे प्रभावी बनने के लिए उसे देखना और सुनना उस समय किया जाना चाहिए जब इसका गहरा प्रभाव हो। यानी सुबह के तुरंत बाद जो भी चीज है, हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं ना भाई सुबह सुबह पढ़ा हुआ हमको अच्छा याद रहता है। इसलिए छोटे बच्चे जब स्कूल में या पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं रात भर सो जाओ और सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। लेकिन आजकल नए जनरेशन के बच्चे रात में ही पढ़ते हैं, वो बोलते हैं हम पढ़ के सोएंगे, सुबह हमसे नहीं उठा जाएगा। और हम लोग जो है पुराने ख्यालात के, वो ये कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। उसका कारण ये है कि रात भर आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाता है, सुबह बिल्कुल फ्रेश दिमाग होता है, तब आप कोई भी चीज जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। तो परसिवल जी यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी काम जब इंद्रिय करता इंद्रिय से अलग होता है, तब नींद में सोच का मार्गदर्शन मिलता है। यह सुबह सबसे पहले होना चाहिए।
क्योंकि जागने पर कर्ता रिलैक्स रहता है और श्वास रूप रिसेप्टिव मोड में होता है, उसको ग्रहण करने की शक्ति उसकी ज्यादा होती है, इसीलिए वो उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है। इस तरह नई छाप कोरी शीट पर जाती है। कोई भी नई चीज सीखने के लिए ब्लैंक शीट भी हो और नई चीज मिलती हो, तो जब वो फ्रेश दिमाग हो, फ्रेश माइंड हो, या रात भर का आराम किया गया शरीर हो, तो उसमें बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है। किसी लिखित सूत्र को जोर से देखने और पढ़ने मात्र से जागने पर नियंत्रण किया जाने वाला पहला काम, सोने से पहले किया जाने वाला आखिरी काम, इन बिंदुओं को अच्छी तरह कवर किया जाता है। हमारा बोलना और पढ़ना इतना तेज होना चाहिए कि किसी की बात हमारे कानों तक पहुंच जाए। पहले जमाने में जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो उनको जो हम पाढ़े बोलते थे, उसको रटाया जाता था और जोर जोर से पूरे क्लास को बोलने के लिए कहा जाता था। कहते थे कि नहीं, पहले जो है सारा पढ़ाने का ढंग ही अलग था और सबको एक साथ खड़े होके पूरे पहाड़े बुलाए जाते थे और पूरे कंठस्थ किए जाते थे। अभी तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इनका भी कहना ये है कि कोई भी बात अगर कही जाए तो उसको जोर जोर से बोलनी चाहिए, जिससे वो दिमाग में आ जाए। कम से कम 3 बार बोलनी चाहिए। यह उतना ही छोटा होना चाहिए और जो चीज आप किसी को कह रहे हो इतनी छोटी मात्रा में हो कि वो जल्दी कंठस्थ हो जाए। जैसे कोई भी आप अब दोहे है, जैसे कोई भी दोहे हम पढ़ते हैं, जैसे कबीरदास का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो काल करे सो परसों। तो जो उन्होंने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुल करेगा कब। लेकिन हम जो है इतने विद्वान है कि हमने वो पूरा दोहा ही बदल दिया है, आज करे सो काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है बरसों, है ना। तो हमने उसको सुधार दिया है, हमने अपनी बुद्धि लगाई है। तो ये बात जो है कि उनका कहना है कि जो भी काम हम करते हैं उसको इतना छोटा, इतना छंद रूप में होना चाहिए कि वो जल्दी से हमको याद हो सके। जब कान ध्वनि पकड़ती है तो 3 आंतरिक शरीर और ब्रीथ फॉर्म पर उसका प्रभाव पड़ता है। श्वास रूप वो माध्यम है जिसका प्रभाव डूअर पर पड़ता है। डूअर अपने शरीर के माध्यम और स्वैच्छिक तंत्रिकाओं द्वारा इसे महसूस करता है। इरादे से भेजे गए छापों से डूअर का मनोरंजन होता है और इसके साथ ही पैसिव निष्क्रिय सोच शुरू हो जाती है। आगे वे बताते हैं मोटर नर्व्स, जिसके द्वारा हम हलन चलन करते हैं। जो हम हाथ पैर सब हिलाते हैं तो हमारे दिमाग में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी है और मोटर नर्व है, जो जिसका पूरे शरीर पे कंट्रोल है और उसी के द्वारा हम हाथ को हिलाना, उंगलियों को हिलाना, ये पूरा अगर वहां से कमजोर हो जाएगी तो हमारे हाथ हिलने बंद जाए। तो ये जो मोटर नर्व है जिसके द्वारा हम हलन चलन का कार्य करते हैं, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र पर काम करती है और वे तंत्रिकाएं आंतरिक नर्वस अनैच्छिक मोटर तंत्रिकाएं के तंतु शुरू करती है और श्वास रूप इन छापों को ग्रहण करता है। तो इस तरह से ये मोटर नर्व जो है इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी मूवमेंट के साथ काम करती है और इसका प्रभाव हमारी जो नर्वस सिस्टम है उस पे पड़ता है और फिर श्वास रूप जो है इसको ग्रहण कर लेता है। आगे स्थानांतरण और अनैच्छिक प्रणाली पिट्यूटरी के माध्यम से बनाए जाते हैं। जो सांस रूप के साथ मांस शरीर में होता है, वे शारीरिक शरीर का प्रतिरूप होता है और वो इन छापों को मांस शरीर के श्वास रूप में भेजते हैं। नाड़ियों के द्वारा श्वास रूप में मांस शरीर पुनः भेजते हैं और उन्हें बताया जाता है। इस प्रकार सांस रूप इस तरह भावना की शक्ति होती है और इस शक्ति से सबकी गहरी छाप उन पर पड़ती है। विशेषकर ये भावनाएं दोहराई जाए, बार बार याद की जाए, तो वे सब वापस आ जाती है। कोई भी चीज हमने बचपन में पढ़ी हुई हो, लेकिन हम अगर उसको अच्छी तरह से हमने कंठस्थ की हो तो उसका एक वर्ड, 2 लाइन भी आरती जी, आप अपना नेटवर्क चेक करें प्लीज। अगर आपको कोई बोल देता है तो आपको आगे की लाइन याद आ जाती है। तो दे रहा है, मैं नहीं, तो मोबाइल से कर रही हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है, बीच में हुआ था। ठीक है,
हाँ, नेटवर्क थोड़ा वीक था, बट अभी भी रेड आ रहा है, मे बी शायद फिर से रुके, बट अभी पीला हो गया है, सो इट्स ऑल ओके, गुड, गो अहेड आरती जी। तो इस तरह से ये विचार जैसे जैसे गहरे होते हैं, श्वास ऊपर अपना प्रभाव जमाते जाते हैं, और इस फॉर्मूला ने जन्म लिया, जैसे फॉर्मूला बन गया, और जैसे जैसे गहरी छाप पड़ती गई एक फॉर्मूला, जैसे कि अलग अलग प्रिंसिपल्स जो ये लोग साइंटिस्ट और ये लोग सब बनाते रहते हैं, इस तरह से ये भी श्वास रूप और कर्ता मिलके अनैच्छिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं, और वो पैसिव थिंकिंग के लिए लाइन बना देते हैं जो काफी लंबे समय तक चलती है। वो क्या सोचता है इसका महत्व नहीं है, लेकिन सोच निश्चित गहराई को चिन्हित करता है, और पैसिव थिंकिंग एक्टिव थिंकिंग करने पर मजबूर हो जाती है। बाद में इसी तरह एक विचार निष्क्रिय सोच बन जाता है। मैंने कहा ना कि पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव में जब चेंज होता है, तो अपने आप ही काम का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अच्छा बनने के लिए अच्छा होने का विचार सक्रिय सोच है। कोई भी चीज अच्छा, हमको अच्छा बनना है तो हमें खुद को विचार भी अच्छे रखने पड़ेंगे और खुद को अच्छा भी होना पड़ेगा। तो ये सक्रिय सोच इसे उत्पन्न और जारी करती है। आत्म सुझाव के पहले परिणामों से इंद्रियों का प्रमाण दूर हो जाता है। उपचार की इस पद्धति में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी के पास उपचार कराने जाते हो, कोई डॉक्टर के पास भी जाते हो, कौन सा फेमस डॉक्टर है, इसका कौन सा डॉक्टर अच्छा है, हम यही पूछते हैं, क्योंकि हम कभी इसको मिले नहीं। और अगर कोई व्यक्ति बोल देता है, अरे मैंने उससे इलाज करवाया था, फलाना फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप उनके पास ही जाओ, तो उनके विश्वास के कारण आप उस डॉक्टर के पास चले जाते हो और उनके ऊपर अपना विश्वास दिखाते हो। तो यहाँ पे वो भी यही कहना चाह रहा है कि कोई भी चीज आपको करनी है, उपचार करना हो, तो उस व्यक्ति पे आपका विश्वास होना जरूरी है, जो डूअर के अंदर होता है। जब विश्वास की शक्ति इसके साथ जुड़ जाएगी, तो इलाज अवश्य ही संभव होगा। किसी के पास भी आप इलाज करने जाते हो, या कोई के पास आप काउंसलिंग में भी जाते हो, जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो मुझ पर विश्वास होगा तभी कोई मेरे पास काउंसलिंग करने आएगा, ऐसे तो कोई नहीं आएगा ना। और वो जब विश्वास लेके आता है, तो उसकी वो इच्छा अंदर से होती है, इसीलिए वो पूरी तरह से होती है और इलाज भी ठीक होता है। तो डूअर के अंदर होता है, जब विश्वास की शक्ति इसके साथ जुड़ जाती है, तो इलाज अवश्य ही संभव होगा। एक सरल सूत्र की पुनरावृत्ति से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, बशर्ते इसमें निष्क्रिय सोच और प्रकृति कल्पना शुरू हो जाए। प्रकृति कल्पना देखने के साथ साथ सुनने में भी, या सुनने से भी प्रेरित की जा सकती है। इसीलिए कोई सूत्र नियमित रूप से लिखा या पढ़ा जाता है। यद्यपि मौन में तब भी ऑप्टिक नर्व श्रवण की भूमिका निभाता है। कई बार आंख से हम सुनते हैं, वो कैसे? ये कहते हैं कि आंख जो है ऑप्टिक नर्व श्रवण की भूमिका निभाता है। कई बार देखने से हमें कई सारी चीजें समझ में आ जाती है, तो वो कान की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंख भी हमें इस तरह के मैसेज पहुंचाती है कि ये चीज ऐसे हो रही, मतलब ये व्यक्ति ऐसा होगा। कुछ हमारे अनुभव और कुछ हमारी सोच, ये सब मिलके ये चीज हो सकती है। यदि कोई सूत्र को जोर से पढ़ता है ताकि वो सुन सके, तो इंद्रियों के प्रभाव से ऑप्टिक के साथ साथ श्रवण तंत्रिका के माध्यम में भी आता है, और निष्क्रिय सोच शुरू करने का उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। अच्छे परिणाम तभी प्राप्त होते हैं जब सूत्र को सक्रिय सोच के बिना ध्यान पूर्वक दोहराया जाए, क्योंकि ऐसी गतिविधियां निष्क्रिय सोच में बाधा डालती है, जिस पर परिणाम आधारित होते हैं। यदि इस तरह के आत्म सुझाव का अभ्यास किया जाए, तो वह भौतिक शरीर की लगभग किसी भी बीमारी में स्वास्थ्य या सहनीय स्थिति में बदल देगा। मतलब अगर आत्म सुझाव का सही ढंग से अभ्यास किया जाए, तो वो कोई भी निष्क्रिय चीज जो है या किसी भी बीमारी को रोक सकता है, ठीक किया जा सकता है, राहत मिल सकती है। दर्द, धब्बे, विकृतियां, अधिक वजन, कम वजन, सूजन, अल्सर, बुखार, ऐसी असामान्य वृद्धि, पेट, आंत, मूत्राशय और गुर्दे के रोग, हृदय और फेफड़ों के रोग, आंख, कान, नाक व गला, सभी प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। किसी विशेष कष्ट को आत्म सुझाव द्वारा दूर करने का प्रयास करना उचित नहीं है। कोई किसी को बहुत ज्यादा कष्ट है,
और उसको आप सोचे कि हम आत्म सुझाव से ठीक करेंगे, तो वो प्रयास करना सही नहीं है, क्योंकि ये सुझाव उस कष्ट को दूर करने के लिए है, वह शरीर के अन्य भाग में दूसरे कष्ट का कारण बन सकता है। ये हम आज भी देखते हैं। गुजराती में बोलते हैं वो ऊँट काटता बकरू पे, बकरू काटता ऊँट पे से। मतलब आप कोई छोटी-सी चीज़ करने जाते हो, बड़ी चीज़ उसमें आ जाती है। तो आप जैसे ऐसे जब जैसे आपको पेट का दर्द है या आपको पैरों में दर्द है, तो आप उसके लिए पेन किलर खा रहे हो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पेन किलर खाई, तो उसका इफ़ेक्ट किडनी पे हो गया, उसका इफ़ेक्ट एसिडिटी पे आप ट्रांसफ़र हो गया। तो एक बीमारी दूर करने के लिए जब हम दवाई खाते हैं, तो उसका फ़र्क दूसरे ऊपर भी हो जाता है, दूसरी बीमारियाँ हमारे शरीर में घर कर लेती है। तो वो इलाज तो बाजू में रहा, दूसरी और बीमारियों का भी इलाज हमको करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कष्ट दूर करने के लिए जो आपसे शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसको दूर करने के लिए आप कोशिश करेंगे, तो वो शरीर के अन्य भाग में दूसरे कष्ट का कारण बन सकता है। आत्म सुझाव द्वारा किसी भी इलाज को प्रभावित करने का उचित तरीका संपूर्ण संविधान का इलाज करना है, जिससे सभी अंग समन्वित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। मतलब जब आप इलाज करते हो तो शरीर के सभी अंगों का ध्यान करते हुए आपको इलाज करना है, ना कि कोई एक स्पेसिफिक पार्ट का ही आपको इलाज करना है, जिससे कि अन्य भागों पे उसका असर ना हो। आत्म सुझाव से व्यक्ति स्वयं को मानसिक विकारों और आपत्तिजनक मानसिक स्थितियों से मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति भय, निराशा, आलस्य, शर्मिंदगी या आत्मविश्वास की कमी की भावनाओं से प्रेरित है, वह उन्हें दूर कर सकता है। सेल्फ सजेशन से व्यक्ति स्वयं को ऐसी सोच में ढाल सकता है जो झूठ, बेईमानी, कामचोर, कायरता, स्वार्थ और अन्य नैतिक अपराधों को दूर करेगा। बौद्धिक कर्मियों को भी सुधारा जा सकता है, अन्य दोषों से भी निवारण कर सकते हैं, जैसे कर्ता या उसके भविष्य में अविश्वास, अहम भाव जैसे यह भावना कि ब्रह्मांड अपनी चारों ओर घूमता है। जैसे हमारे मन में भावना है कि ब्रह्मांड हमारे यहाँ घूमता है, पर हमको मन में संदेह भी है, हमको दिखता नहीं है ना कहाँ घूमता है ब्रह्मांड। जो छोटी-सी पृथ्वी लाके हमको बताते कि भई इस तरह से पृथ्वी घूमती है, इसलिए हम मानते हैं। पर हमको दिखता है क्या ब्रह्मांड घूमते हुए? हमने सुना है कि ब्रह्मांड घूम रहा है। सूर्य इधर होता है, शाम को इधर होता है, चाँद इधर से उगता है, इधर दिखता है। तो घूमता है ये दिखता है, पर हमको नज़र से तो नहीं दिखता ना। तो हम कुछ चीज़ें जो है हमको प्रूफ चाहिए माँगने के लिए। तो यहाँ पे पर्सिवल भी यही कह रहे हैं कि कर्ता उसके भविष्य में अविश्वास, अहम भाव जैसे यह भावना कि ब्रह्मांड आपके चारों ओर घूमता है, उसको संदेह है कि ब्रह्मांड में सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता और कानून की व्यवस्था है। इसे आत्म सुझाव के सरल माध्यम से बेहतर समझ में बदला जा सकता है। इसको समझाया जा सकता है। आत्म सुझाव के अभ्यास में दैनिक पुनरावृत्ति के लिए एक उचित सूत्र होना आवश्यक है। सबसे पहले उसमें दिए गए कथनों की ईमानदारी व सच्चाई पर निर्भर है। ऐसे किसी भी फॉर्मूला का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जो लक्ष्य के प्रति ईमानदार और कथन के प्रति सच्चा ना हो। हम बोलते हैं ना कि गलत बेसिस पे कोई चीज नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे फॉर्मूला का उपयोग किया जाए जिसमें ईमानदारी और सच्चाई की कमी हो, तो शक्ति तो हो सकती है, मतलब उसमें पावर तो है, लेकिन श्वास रूप और कर्ता के प्रति हानिकारक हो सकता है। ये कर्ता को भी नुकसान पहुंचा सकता है और श्वास रूप को भी, ब्रीथ फॉर्म को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रोग की कमियों को उसी रूप में पहचाना जाना चाहिए। औचित्य आगे सूत्र की समझ पर निर्भर करता है। इसे शरीर, इंद्रियों, आंतरिक शरीर, श्वास रूप और कर्ता को कवर करना चाहिए और बुद्धि के प्रकाश के साथ होना चाहिए। फॉर्मूला इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि ऐसी चीजें पैदा हो जो विचारों को संतुलित करती है। ऐसे असंतुलित विचार जो बीमारी है या बीमारी बनने वाले हैं, आधी चीजें तो हम सोच के ही बीमार पड़ते हैं, उसकी ऐसी बीमारी है। कल ही मैंने बोला कि किसी व्यक्ति को बीमार है और खुद को वही सिम्पटम्स है, तो हम उस बीमारी को इन्वाइट करते हैं, हम अपने में ले लेते हैं। तो वो यही कहता है कि ऐसे असंतुलित विचार जिसमें कोई बैलेंस नहीं है, उसको है इसलिए मुझे भी होगा, और वो बीमारी आप खुद ले आते हो। तो बीमार बनने वाले हैं, कोई पैसा या शारीरिक फायदे किसी के सिखाने से नहीं मिलते।
मतलब ये सारी चीजें जो है आत्म सुझाव में नहीं हो सकती। तो ये सारा आत्म सुझाव के बारे में मैंने आपको बताया। और इसको अगर सूत्रों के भाषा में, फॉर्मूला के भाषा में कहा जाए तो एवरी एटम इज इन माय बॉडी filled with life to make me well. Every molecules within me carry health from cell to cell. Cells and organs in all system builds for lasting strength and youth. तो इसको हिंदी में समझेंगे कि मेरे शरीर की सभी कोशिकाएं और अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए, जीवन से भरपूर स्थायी तनाव और युवावस्था के लिए कॉन्शियस लॉइड द्वारा एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। Work in harmony together by the conscious light and truth. The follow formula for moral improvement as well as conducted in business. आगे वे कहते हैं कि व्यवसाय में रुग्णता और सुधार के लिए, बीमारी के लिए निम्न सूत्र का पालन करें। मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं स्वयं और मेरी भावनाएं ईमानदार, बेईमानी ना। आशा है आत्म सुझाव, आत्म सम्मोहन, निष्क्रिय सोच, सक्रिय सोच में कैसे बदलती है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जो मैंने समझाने की कोशिश करी। तो आप सबका बहुत बहुत शांति से सुनने के लिए धन्यवाद। और मेरी तरफ से मैंने कोशिश करी है कि इसको समझाया जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मधु जी है नहीं या है पता नहीं, तो उनको भी प्रणाम। और हर्षिता जी आपको भी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरती जी, आपने बहुत सुंदर स्वाध्याय किया, बहुत डिटेल में समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। सो मास्टर, किसी का भी क्वेश्चन है तो वो आरती जी से पूछ सकते हैं। प्लीज अपना हैंड रेज करें किसी का क्वेश्चन है तो। जी का 2 लोगों का है, एक तृप्ता जी का है, पहले उनको ले ले। यस, आप लोग सुन सकते हैं मुझे? यस। यस, आरती जी कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको सबको बहुत बहुत प्यार, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मधु जी, हर्षिता जी, आपको भी, आरती जी, सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत प्यार। वाकई एक एक शब्द को आपने जो जोड़ा और जो एक्सप्लेनेशन दी, इट्स अमेजिंग, वंडरफुल। और बड़ा अच्छा है कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, मेरा ख्याल है ये ईश्वर की नियति ऐसी थी कि ये हीलिंग एक हीलर ही पढ़े। ये हीलिंग का सब्जेक्ट था, तो आरती जी खुद एक हीलर हैं। उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छे से समझाया और इतने सरल शब्दों में समझाया कि सबको, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आया। मैंने बड़े ध्यान से सुना भी, क्योंकि कल मुझे भी इसके साथ कुछ लिंक करना है। तो बहुत ही बढ़िया लगा, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सुंदर भी लग रहे हो आप। यही मुझे पहले भी बोलना था, जो मधु जी ने मेरे वर्ड्स को ले लिया मेरे होठों से। बट इट्स सो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधु जी, थैंक यू थैंक यू तृप्ता जी। आरती जी, थैंक यू, बिल्कुल बहुत Thank you. सुंदर। आपने सही कहा कि तृप्ता जी जो अभी कह रही थी कि आरती जी ने इतने अच्छे से समझाया, और जब भी आता है उनका, जब भी स्वाध्याय बहुत बढ़िया रहता है और हम बहुत कुछ और समझ पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं सुन रही थी आपकी बातें, मैं यही थी बट मैं तेज वॉल्यूम चल रहा था और मैं सुन रही थी आपकी सारी बातें। सो आपने आत्म सुझाव के बारे में, हिप्नोसिस के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आपने बोला, वो बहुत अच्छे से आपने बताया। और काल करे सो आज कर, आज करे सो आज नहीं करो, बाद में करो, बाद में नहीं तो, और तो समय तो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए जो कुछ करना है आज करना है। जब हम इस सोच पे आ जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हम कर पाते हैं। मगर बहुत ही अच्छा हैरोल्ड मास्टर ने जो ये बुक लिखी, मतलब बुक हम सबको ये मैसेज मिला है, चैनल मैसेज थ्रू बेनोनी गैटल जी के द्वारा, और पत्री सर के कहने पर जो ये बात मेरे अंदर घर कर गई कि ये बुक आप लोग पढ़ के देखिए, ये इसको सबको पढ़ना चाहिए। तो जब मैंने इस बात को सोचा कि भाई ऐसी क्या खास बात है इस बुक में, तो जब मैंने इस बुक को देखा तो पता चला, अच्छा एक तो ये पहले उस समय जब मैंने देखा था 1-2 साल पहले, ये बुक महंगी थी, और उसके अलावा इस बुक में इतने पेजेस, 1000 पेजेस तक थे।
सो आई वाज लाइक सरप्राइज, व्हाट इज इन दिस बुक, जो इतना, और वो भी इतना टीडियस लिखा हुआ है, क्या है। लेकिन आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें अब समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण है एक एक शब्द इसमें। हम कई बार ऐसा होता है कि हम एक भी लाइन नहीं छोड़ सकते। सो थैंक यू सो मच आरती जी, सच अ वंडरफुल स्वाध्याय यू डिड। छक्का चौका 18 16 जो भी बोलो वो पता बताया नहीं क्या हमने। बहुत बढ़ाइए मत। नहीं पता नहीं क्या बट क्या हाँ, मार दिया। नहीं, जो बात है रियलिटी वो यही है कि आपने बहुत अच्छे से उसको करा है। बट अब मैं नवीन जी को ले लेते हैं और फिर उसके बाद ध्यान आप ही कराने वाले हैं आरती जी। तो हाँ करो। हर्षिता जी हमको हेल्प करेंगी। यस मैम आज दर्शन इतना अच्छा था, इतने अच्छे से समझ में आया, आज कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। अरे वाह। चलिए यस बहुत मैम। बढ़िया, कम से कम आत्म सबको सम्मोहन, समझा निष्क्रिय करके इसी में मेरे सोच को आनंद है। और सोच का अनुभव, सोच का महत्व, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया मैम। मैं एक ही चीज और थैंक यू बोलना मैम। चाहूंगी, नवीन जी भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अब समझ ज्यादा हो गई। यस मैम। इसको जितना सुनेंगे ना उतना आपको भी स्वाध्याय करने की इच्छा होगी, हाँ और जी। करिए, अच्छी बात है। हमको भी ऐसा ही था, शुरू में तो पहले दिन मैंने पढ़ा था जो पहले पेज, मुझे लगा ये पूरा सिर से ऊपर है मेरे, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। ले तो लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई मैं करूंगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे घुसते जा रहे, समझते जा रहे हैं, हेल्प लेते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल जाता है। और वही है हमको देने वाले, समझाने वाले, और हम सब ध्यानी हैं। तो जब गुरुओं को और मास्टर्स को बुलाएंगे तो वो अपने आप ही हमको हेल्प करते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर चाहे तो ये 10 पेज का स्वाध्याय आप ले लीजिए और आप कीजिए, देखिए उनको बहुत दिया मजा है आएगा। आरती जी, और उनको दिया जरूरत हो है। तो हम आपको हेल्प भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नो उनको इतने ऑलरेडी तो दे दिया परफेक्ट है नहीं है, लेकिन हाँ जितना आरती हो जी, सकता है हम हेल्प जरूर करेंगे। उनको दे दिया है यस ऑलरेडी मैम। एंड उन्होंने ले लिया ले है। लिया? उनको मैंने ये भी अरे वाह, सजेस्ट किया है वेरी कि जो गुड। पुराने स्वाध्याय हैं हमारे वो सबके वो पढ़ें सुने वीडियोस, और फिर उस थोड़ा समझ बिल्कुल। में आएगा। डेफिनेटली कई बार ऐसा भी होगा, आपको लगेगा कि थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन वो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा ही है, उतना ही डिटेल दिया गया है। और आपको कभी कभी ये भी फील होगा कि देखिए जो भी करना चाहते हैं, मैं एक ही आइडिया दे रही हूँ अभी, मैं जो बताना चाह रही हूँ वो सब सुने। कि अगर आप कोई भी इस बुक का स्वाध्याय करना चाहता है, ये बुक इंग्लिश में है, इसको हर सारे शब्द इंग्लिश के हर किसी को समझ में नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो बहुत थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि वो उससे इस बुक के ऊपर बेस्ड हैं और उन्होंने उस तरह के शब्द, थोड़े बायोलॉजिकल भी हैं, थोड़े कॉन्शियसनेस से रिलेटेड भी हैं, और फिजिकल लाइफ अपने इससे भी जुड़े हुए हैं। सो सॉरी कुछ चल रहा है। एनी हाउ, बात यह है कि आप इस बुक को कुछ चंद पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ लेते हुए आप इसको ट्रांसलेट करना शुरू करें हिंदी में। easyhindityping.com एक वेबसाइट है जो मुझे सोना जी ने बताई थी एंड इट इज रियली वंडरफुल। और उससे जब मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ तो अच्छी शुद्ध हिंदी आती है। तो मैं सभी को यही कह रही हूँ, कोई भी अगर पढ़ रहा है तो इंग्लिश को आप उसके पैराग्राफ को पहले तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर ले एक अलग डॉक्यूमेंट फाइल में, एक बना लें, तो जहां पे आप कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उतने ही जगह को आप, नहीं तो आपको बार बार उसको एक्सेस करना पड़ेगा उस बुक को। तो आप वहां से एक जगह अलग से 10 पेजेस अपने कॉपी कर लें, फिर उन 10 पेजेस में से हर एक पैराग्राफ या हर एक चैप्टर को जब आप देख रहे हैं, 4-4 5-5 लाइन आप उसको ट्रांसलेट करिए और दूसरी डॉक फाइल में बनाए या वहीं पे बनाए, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब आप इसका प्रिंट आउट ले लें तो देन आपके लिए इजी होगा, हिंदी भी मिल जाएगी आपको, इंग्लिश भी मिल जाएगी, एंड देन आप अपने अनुसार आप उसको पढ़कर आप अपनी भाषा में बोल पाएंगे। सो आई होप दिस विल हेल्प एवरीवन जो करना चाहते हैं, एक आइडिया दे रही हूँ मैं। सो अब मैं नवीन जी या कुछ आप यस मैम। क्या है, जिज्ञासा बनी रहती मैम, जानने की इच्छा इसको पढ़ने से। और आज सुबह ऐसा हुआ, आज सुबह मैं उठा नहीं मैम, तो एकदम ऐसा अनुभव हुआ कि कान में जैसे आपकी आवाज आई कि मधु मैडम बोल रही कि वो बुक पढ़ लो ना। फिर मैं उठा, फ्रेश होके, फिर ये 6:30 सब बजे क्यों हो तक। रहा है मास्टर्स, क्योंकि क्या बोलूं मैं, मास्टर्स ये सब कराते हैं तो मेरा रूप धर के वो आप तक पहुंच रहे हैं, बोल रहे हैं कि समय क्यों बर्बाद करे, उठो और पढ़ाई करो। जब ले रहे हो 10 यस 10 मैम। लिए तो आज नहीं उठा तो आज एकदम अचानक कान में आवाज आई, आप बोल रहे हो कि उठ के मैं वो स्वाध्याय करो, तैयारी करो अपनी। एक्चुअली मैं ऐसा ही बोलती हूँ एक्चुअली सबको, सेम टू सेम ऐसा ही बोलती हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज डू इट डेडिकेटेडली। अगर आप लोग ने यस कुछ मैम। किया है उसको करे पूरा।
सो शायद मैं ही रही होंगी शुरू से आकर। नहीं मैम, आप ही थे मैम। सो थैंक यू नवीन जी। सोना जी Thank को you. लेते हैं, हर्षिता जी अब हेल्प करेंगी, मैं अब स्विच ऑफ करती हूँ अपना। नमस्ते एवरीबॉडी, मधु जी और हर्षिता जी, आरती जी। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन था। सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, बट इट वाज जस्ट जितना जब से मैंने ज्वाइन किया, इट वाज जस्ट अमेजिंग। इतनी सारी डिटेल्स और हमें जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हमारे में आता है, वो कुछ आई कांट एक्सप्लेन, बहुत ही ब्यूटीफुल। और थैंक्स सो मच। और जस्ट कन्वे करना था कि बहुत ही अच्छा था, सवाल नहीं था, बट थैंक यू। अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच सोना जी। थैंक यू, थैंक यू हर्षिता जी, थैंक यू। ओके, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अभी आरती जी हमें ध्यान करवाएगी। म्यूजिक आप लगा दीजिएगा। या मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। पानी पीना हो तो पी लीजिए, चश्मे उतार दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। परसिवल जी का ज्ञान जो अभी तक हमारे दिन में भरा हुआ है, तो उसी को उतारने की कोशिश करेंगे। थिंकिंग, सोच जो भी है, सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ को क्लास्प करेंगे, पैरों को मोड़िए, आलती पालती मार के देखिए आरती जी और अपनी म्यूजिक आंखें बंद म्यूजिक अपनी की आवाज आंखें आ रही बंद है कर ना? दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, म्यूजिक की आवाज आ रही है आपको? हाँ, हाँ, आ रही रही है। है। ओके। सब लोग आराम से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, अपनी सांसों के साथ हम आनापान सती मेडिटेशन ध्यान करने जा रहे हैं। हाथ पैरों के पोजीशन ले लीजिए, सांसों को देखिए, आ रही है, जा रही है, बस उनके साथ ही रहिए। तीन बार गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जस्ट रिलैक्स। अपना ध्यान अपने चेहरे पर लाइए, पूरी सांस अंदर और बाहर, पूरा फ्रेश ऑक्सीजन आपके संपूर्ण चेहरे पर आ रहा है। आंखों पर, सिर पर, माथे पर, गाल पर,
जॉ लाइन पर सब जगह अपना ध्यान ले जाए। सांस अंदर, सांस बाहर। देखिए आपके चेहरे पे ऑक्सीजन मिलने से सब चेहरे के सभी भाग, सभी हिस्से एक तरोताजा ताजगी आ गई है। इस प्रकार हरे भरे वृक्ष पर पानी का छिड़काव करते ही तरोताजा हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। उनका हरा रंग हमारी आंखों को ठंडक देता है, भाने लगता है। इसी प्रकार से इन सांसों द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन आपके चेहरों के सभी हिस्सों में मिल चुका है और आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा है, आनंदित हो चुका है। आपके चेहरे पे अपने आप ही हंसी आ रही है, खुश हो रही है। मन से खुश होइए और आनंदित रहिए। फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले आइए। वहां की सभी मसल्स रिलैक्स कीजिए। जहां तक हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे शरीर का जो भी चिंताएं या टेंशन है, जो दिमाग पे जिम्मेदारी का भार है, वो सभी हमारे कंधों में और गर्दन पर एकत्रित होता है। अब अपनी सांसों को गर्दन पर ले आइए और वहां की अकड़न और जकड़न दूर कीजिए। Breathe out. गर्दन की सभी मसल्स रिलैक्स कीजिए। रख सको तो चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट या स्माइल बनाए रखिए। अपने सांसों को कंधों पर ले जाइए, गर्दन पर ले जाइए। सांस अंदर, सांस अब अपना ध्यान अपने दोनों कंधों पर ले जाइए। बहुत से लोगों को फ्रोजन शोल्डर की, कंधों के दर्द की तकलीफ होती है। यहाँ पर
हमारे मन की भावनाएं दबी हुई है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल है और अपनी बातें किसी को कह भी नहीं सकता और कहे बिना रह भी नहीं सकता, ऐसे सारे भाव, सारी इच्छाएं इन कंधों में दब जाती हैं, नसों नाड़ियों पे प्रेशर करती है, दबाव लाती है। इस कारण हल्की सी सूजन या रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं बहता। ऐसे सबको अपने शुद्ध ऑक्सीजन द्वारा, अपनी सांसों के द्वारा उन नसों में जमी हुई जो भी ग्रंथियां हैं, जो भी भावनाएं हैं, उसे बहाकर फेंक निकाल दीजिए। और वहां की अकड़न चकड़न दूर कर दीजिए। फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। आपके कंधे, आपके शोल्डर रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। अब कंधों पे कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी का एहसास, फुल रिलैक्स हो चुके हैं। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब अपना ध्यान अपने पीठ पर ले जाइए। मजदूर जब काम करता है तो सारा बोझ अपनी पीठ पे उठाता है। पीठ में सबसे ज्यादा वजन उठाने की क्षमता होती है। लेकिन अक्सर आजकल सभी को पीठ में दर्द होता है, क्योंकि उनका मन आई हुई जिम्मेदारियां उठाने के लिए सक्षम नहीं है। कामों की बोझ के कारण, ऐसी सोच के कारण कि मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। इस तरह अलग अलग विचार के द्वारा, अलग अलग भावों के द्वारा घर की स्त्री को इस जिम्मेदारी का एहसास कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं घर साफ नहीं करूंगी, घर गंदा नहीं। इस तरह से पुरुष अपनी तरह, स्त्री अपनी तरह सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठाने की, इस जिम्मेदारी के एहसास और उसके विचार मात्र से, उन विचारों के बोझ मात्र से पीठ में दर्द होने लगता। ऐसी सारी जिम्मेदारियों का बोझ आप दूर हटा दीजिए। शिव जी की तरह अपनी इस सोच को बदलिए। आप नहीं करेंगे तो कोई काम रुकने वाला नहीं। इसलिए अपनी सोच बदलिए और जितना कर सकते हो उतना ही काम। फिर से अपने सांसों को अपनी पीठ पर ले जाइए। सांस अंदर, सांस। देखिए पीठ तनी हुई नसें का हल्का सा दर्द, सब जगह ये ऑक्सीजन पहुंच रहा है। वहां के नसों नाड़ियों में तेज खून का प्रवाह
बढ़ गया है और इस प्रवाह के कारण वहाँ का दर्द, वहाँ का जोश सब कम। आपकी पीठ, आपके कंधे रिलैक्स हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। सांस अंदर, सांस बाहर। out. अपनी नजर अपने शरीर के चारों ओर घुमाइए। जो फ्रेश एयर, ताजी हवा है, वो अपनी सांसों के द्वारा आपकी स्पाइन में जा रही है। इफ यू कैन, अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखिए। अपनी सीधी पीठ में अपनी सांसों को ले जाइए। Breathe coming in, breathe coming out. अंदर, आपकी स्पाइन में ऊपर से नीचे तक कहीं भी आपको दर्द होता है, उनसे रिलेटेड नर्व्स कुछ हाथों में जा रही है, कुछ पाँवों में जा रही है, कुछ हिस्सों में जा रही है। इन सब पूरे शरीर की तंत्रिका वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला ब्रेन, और ये हमारा स्पाइन है। सारे शरीर की जिम्मेदारी जो है स्पाइन ने उठा के रखी है। हमारे 33 मणकों को जोड़ के रखने वाला ये स्पाइन, और हमारे दिमाग से जो भी तंत्रिकाओं से जो भी मैसेज है उसको पहुंचाने का काम रोड रज्जु करता है। इसके द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न भागों में रस्सों नाड़ियों का फैलाव हुआ है। ऐसा हमारा रोड रज्जु वो आप उसको स्वस्थ करिए। अपनी सांसों को वहां पर ले जाइए। ऊपर गर्दन के नीचे से कमर के निचले हिस्से तक पूरे स्पाइन पे अपना ध्यान, सांस ऊपर, सांस नीचे, सांस अंदर, सांस बाहर। आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा है। आपके कंधों की जकड़न निकल चुकी है। पीठ का दर्द ठीक हो चुका है और अब आपका स्पाइन भी रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स। जिसको भी तकलीफ है वे अपनी सांसों को बार बार वहां पर
अभी भी कोई टेंशन आपके दिमाग में है, आपके कंधों में है, हर आती जाती सांसों के साथ बाहर निकाल फेंकिए। अब ध्यान अपने चेस्ट पर, अपनी छाती पर ले आए और धीरे धीरे हृदय की धड़कन सुनने की कोशिश करें। Just feel your heartbeats at this moment, as is slow or fast. वो धीरे चल रही है या तेज चल रही है, ध्यान दीजिए। अपनी सांसों को थोड़ी देर यहीं पर रहने दीजिए। हृदय की धड़कन कैसी है, थोड़ी देर इस धड़कन को सुनिए। इस हृदय में भरे हुए प्यार में सराबोर हो जाए, डूब जाए और इन धड़कनों की आवाज का आनंद लीजिए। Breathe out. महसूस कीजिए, ध्यान दीजिए, आपके हृदय की धड़कन क्या कह रही है। अगर आपने मन में कुछ पकड़ के रखा है, निकाल दीजिए। क्लीन अवर हार्ट। जो बात दुखी करती है उसे निकाल फेंकिए। ब्रेथ कम करिए। जो भी भावनाएं, जो भी दुख दर्द जो आपको बार बार याद आता है, जिसके कारण आपका मन दुखी रहता है, सबको हृदय से बाहर निकाल दीजिए। इस छोटा सा नन्हा सा दिल खुश रखिए। इसमें भरा हुए प्यार से सराबोर हो जाइए। को प्यार से अंदर भेजिए, प्यार से। Breathe in, breathe out. किसी की कही हुई बातें, किसी के साथ हुई जो भी दुख दर्द की बातें जो हमारे दिल में बार बार बाहर पूरा दिन दुखी, अपनी सांसों के द्वारा अच्छे ऑक्सीजन अंदर लीजिए। हर आने वाली सांस से अपने हृदय में प्यार उंडेलिए और हर निकलती हुई सांस किसी के प्रति भरे हुए नफरत के भाव अंदर निकाल। Breathe coming in, breathe coming out.
Go to your stomach. अपने पेट पे, पेट की मसल्स को अंदर लीजिए और छोड़िए। पेट हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा, मल्टीपल ऑर्गन्स है। यहाँ हमारा लीवर, पेट है, ब्लडर है, उसी के नीचे छोटी आंत और बड़ी आंत। महत्वपूर्ण काम खाना पचाने का और शरीर में जमा हुई गंदगी को बाहर फेंकने का काम पेट ही करता है। ऐसे पेट पर अपना ध्यान दिखाइए। सभी मसल्स अंदर खींचिए, बाहर निकालिए। उसके साथ साथ सांसों को अंदर ले जाइए और सांसों को बाहर निकालिए। अगर पेट में कुछ भी गड़बड़ी है, उसे जोड़ के बाहर निकाल फेंकिए। यहाँ पर ज्यादा समय अपना स्लोली जस्ट नोटिस, कृपया ध्यान। कोई चीज भरी हुई है, किसी के प्रति कोई भाव भरा हुआ है, किसी तरह की तकलीफ है, उसको निकाल दीजिए। उसे अपनी सांसों के माध्यम से भर के दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब अपना ध्यान पैरों पर लीजिए। सांस लीजिए और छोड़िए। पैर जो हमारे पूरे शरीर का भाग अपने ऊपर लेने के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं। वे हमारे पैर सबसे महत्वपूर्ण है। इनके सहारे हम खड़े होते हैं और बैठते हैं। ऐसे हमारे पैरों को देखिए, कहीं घुटने में दर्द है, चिंता, कहीं किसी प्रकार का डर आपके पास है, उसको बाहर निकालिए। सांसों को लीजिए और सांसों को छोड़िए। Just visualize अपने घुटनों पर, अपने पैरों पर, अपने एंकल्स जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, अपनी सांसों को वहां भेजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा यहाँ का दर्द निकल जाए, चला जाए। Breathe in, breathe out.
किसी भी तरह का आपको भार है, दर्द है, तकलीफ है, सभी को बाहर निकाल दीजिए। मन से भी बाहर, तन से भी बाहर, सबको दूर करने का एक ही मार्ग है, एक ही मेडिसिन है, एक ही दवाई है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस अंदर, सांस बाहर। ऑन टू अवर फीट, अपने पैरों के तलवे पर अपना ध्यान ले जाइए। आपके शरीर में अपने सभी टेंशन्स, जो चीज आपको नहीं चाहिए, अपनी सभी इन पैरों के तलियों के माध्यम से अर्थ में डाल दीजिए, इस पृथ्वी में डाल दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पैरों के नीचे धरती माँ है, माँ जिस तरह से अपने बेटे को गले लगा लेती है, जब भी उस पे प्यार आता है झट से गले लगाती है और खुशी लगती है, उस तरह से हमारी धरती माँ भी है जो हमारे हर दुख दर्द अपने गले लगाने के लिए तैयार है। शरीर के जो भी दुख दर्द है, जो भी तकलीफें हैं, इन धरती माँ में डाल। हर आपकी सांस के साथ आपके दर्द में दर्द तक पहुंचिए और उच्छ्वास के द्वारा उनको धरती माँ में डाल दीजिए। ब्रीथ आउट। जो भी शरीर के अनावश्यक चीजें मदर अर्थ में डाल दीजिए। ये हमारा सबसे अच्छा समय है। जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। दिन का सबसे अच्छा समय यही है। अब हमारा पूर्ण शरीर रिलैक्स हो चुका है। सभी मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। कोई टेंशन हमारे शरीर अब कैरी नहीं कर रहा, उठा। ऐसे समय में विजुअलाइज a beautiful white light coming from your crown chakra. जब आपका शरीर पूर्ण तरह स्वस्थ हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है, तब ऊपर से आती हुई चमकती लाइट को क्राउन चक्र शरीर में लीजिए। जो वाइट लाइट आपके इस क्राउन चक्र से आपके गर्दन में, आपके शोल्डर में, आपके बैक में, आपके हिप्स में, आपके पैरों में और आपके तलवे, सब जगह पर घूम इस आती हुई चमकदार प्रकृति की लाइट को, इस ब्राइट लाइट को
शरीर में कुछ बंदर की तरह कूदने वाला आपका मन एकदम शांत हो चुका है। इसमें कोई विचार नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति केवल एक ही मार्ग है, प्यार ही प्यार। सर्वत्र खोया हुआ एक ही दृष्टि से देखेंगे, प्यार प्यार। अब देखिए और सोचिए आपका मन कहाँ पर है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। Coming in, coming out. Just focus on the present moment. नोटिस कीजिए कि आपकी सांस कितनी गहरी, कितनी शांत और कितनी अंदर तक जा रही। Now, dear friends, सभी ध्यानी मित्र अपना ध्यान फिर से हृदय चक्र पर लाइए और अपने आप को एक प्रश्न पूछिए, What do you appreciate in your life? अपने लाइफ में आप किसकी तारीफ करोगे, किस चीज को लिखोगे? What are you grateful for? और आप किसके लिए अच्छा सोचते हो? आपके पास सब कुछ है, लेकिन हम ये सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं। इतना तंदुरुस्त शरीर, इतना सुंदर मन, इतना सुंदर ध्यान, इतनी अच्छी परमात्मा की दी हुई धन, सब कुछ तो हमारे पास है। वक्त है, just observe and acknowledge the beauty of your life. आपके जीवन की सुंदरता का अनुभव कीजिए। Be grateful for your being. सांस आप ले रहे हो, परमात्मा ने मुफ्त में आपको दी है, जिसका कोई पैसा नहीं हमें चुकाना पड़ रहा। उस ब्रीद को, उस सांस को be grateful for the breath. आभारी रहिए। Breathe in, breathe out. Enjoy. So, ये परमात्मा का दिया हुआ प्यार, आनंदित हो जाइए। अपनी सांसों को आप एहसास कीजिए। आप आती जाती सांस को क्या महसूस करा रही, क्या फील करा रही?
ईश्वर ने हमें इतनी प्यारी सांसें दी है, जो 1 मिनट भी रुक गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विजुअलाइज कीजिए कि आप कितने किसके लिए ग्रेटफुल है, उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए। साथ साथ अपना घर के लोग, पड़ोसी और जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है, उन सभी परमात्माओं का, जिन्होंने आपको इतना अच्छा अच्छा ज्ञान दिया है, गुरुजी, गुरुवर ब्रह्मश्री पत्री जी, उन्होंने इतना ज्ञान और इतना अच्छा ध्यान का माध्यम सिखाया, जिनके द्वारा हम आज घर बैठे जी और परसिवल जी, जिन्होंने इतने सालों में इतनी गहन अर्थ वाली किताब लिखी, परसिवल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम उन सभी गुरुओं के लिए। गुरु जी तो हमें हर रोज इतना सुंदर नए नए टॉपिक पर ज्ञान बांटते हैं, जहाँ पे जैसी जरूरत हो सबके लिए मदद करने के लिए हमेशा गुरुजन। और हमारे स्वाध्याय ग्रुप में भी जो भी व्यक्ति है, सभी के लिए मैं दिलो जान से ग्रेटफुल हूँ, उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सब गुरुवर के लिए बहुत बहुत आभार। सभी ध्यानियों को आज इस ध्यान के माध्यम से किसी व्यक्ति के प्रति आपको लगता है कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, खूब दिल से, खूब प्यार से शाम तक रोज आप जिस किसी से भी मिलते हैं, सभी के प्रति अपना ग्रेटफुलनेस दिखाइए, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाइए। Expressing your gratitude, it is coming from your heart. ऐसे आ रहा है, ऐसे ग्रेटिट्यूड को आप बोलते रहिए, कहते रहिए। अंत में मैं सभी ध्यानियों का भी गुरुजन जिन किसी या अलग अलग माध्यमों से हमें ज्ञान मिल रहा है, उन सब के प्रति मैं दिलो जान से अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती हूँ। और इस प्यार भेजती हूँ। इस प्यार के साथ, इस ग्रेटिट्यूड के साथ आज का ध्यान हर आती हुई सांस के साथ हर एक व्यक्ति जिन्होंने आपको मदद की है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, थैंक्स व्यक्त कीजिए, धन्यवाद करिए। पुनः फिर से हेरोल्ड परसिवल जी, ब्रह्मश्री पत्री जी, मेरी प्यारी सी मधु जी और बाकी अन्य सभी लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं,
ठीक है, मैं दिलो जान से धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज का ध्यान समाप्त करती हूँ। जब आप पूरी तरह तैयार हो, हाथ को रखते हुए अपनी आंखों पर सांस लें। 5 धीरे धीरे जब आप पूरी तरह तैयार हो, अपनी आंखें खोलते हुए मुस्कुराते हुए थैंक यू, शुक्रिया, आभार, थैंक यू। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत सुंदर ध्यान था। मास्टर, अगर किसी का भी एक्सपीरियंस शेयर करना है किसी को, या फिर कोई क्वेश्चन है, तो वो आरती जी से पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें। मैं ही पूछना चाह रही थी कि किसी को ग्रेटिट्यूड जब व्यक्त किया तो किसी को कोई अनुभव आया या अंदर से ये फीलिंग आई कि हमने रियल अर्थ में किसी को थैंक्स कहा या आभार कहा, व्यक्त किया? ऐसा कोई विचार या ऐसे कोई फीलिंग्स दिल में पैदा हुई या नहीं? मेरी कोशिश थी ये करने की, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ। सुनीता जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप अनम्यूट। थैंक यू मिस्टर्स, थैंक यू सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही पीसफुल ध्यान था आरती जी, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय भी था और ध्यान में बहुत ज्यादा जो ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं वो फील हो रहा, बहुत आभार की फीलिंग और बहुत अपने प्रति भी और सबके प्रति भी आभार लग रहा था और अपने लिए भी आभार फील हो रहा था कि मतलब कितना ज्यादा हम इस शरीर के द्वारा या इस जो ग्रुप है उसके द्वारा हम कितना अच्छी एनर्जी ले पा रहे हैं, कितना अच्छा सज्जन सांगत्य कर पा रहे हैं। और पत्री सर के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड लग रहा था कि उन्होंने कितनी अच्छी विधा ये हम लोग को दी है, जिसका जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही नम- सुंदर ध्यान था आरती जी, बहुत सुंदर। मैं सुन पा रही थी और आज बहुत अच्छा लग रहा था, अद्भुत। और सभी सुनीता जी को देख के लग रहा है कि वो इतनी डीप में ध्यान में थी कि बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सब बहुत अच्छा रहा ध्यान। मैं तो आज नहीं कर पाई, मगर मैं सुन रही थी आपकी बातें। थैंक यू। यस, नम्रता जी का है। थैंक यू सो मच हर्षदा जी। और आप देखिए, यस, नम्रता जी को है। Thank you so much. Beautiful meditation. Normally English group join करती हूँ और मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, आप जितनी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मैंने अपने मेडिटेशन में भी आपसे बात की। Deep gratitude. Thank you to all the masters and सबसे मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ और किसको धन्यवाद कर रही हूँ, पूरी धरती को धन्यवाद कर रही थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच नम्रता जी फॉर ज्वाइनिंग, बिकॉज आप इंग्लिश ग्रुप में आते हैं हमारे साथ और न्यू जर्सी से हैं, बट there's like lot of group energy when you do meditation with lot of people in a group. अगर ग्रुप बढ़े तो बहुत एनर्जी भी होती है। Yeah, I thank the whole group also today because I felt it so deep
I didn't और want to talk. इसलिए कहती हूँ, अगर जिसको इंग्लिश में भी ध्यान करना है, प्लीज यू आर ऑल वेलकम, बट हाँ इंग्लिश में ही बात होती है, सो जस्ट वांटिंग टू से दैट अलाउड. बट थैंक यू नम्रता जी, एंड इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन थ्रू यू एंड हमारे हिंदी ग्रुप में भी इंग्लिश ग्रुप में, डू लेट अस नो बिफोर यू Yes. सो दैट व्हेन दे Yeah. आर कमिंग तो हमें पता रहेगा कि हाँ वो है, तो हम उन पे कंसंट्रेट कर पाएंगे. Okay. Thank you. बट थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू सो मच. सो मास्टर्स, अभी और कोई प्रश्न नहीं है आई बिलीव, तो हम आज का, अच्छा हर्षिता जी का है, गो हेड प्लीज. कल मैं ध्यान कर रही थी ना, तो सहस्त्रार में यहाँ पे मैंने बोला था ना कि 10 दिन से मुझे पेन हो रहा है. मुझे कल वहां से 30 मिनट तक आवाज आई, मतलब टिक टिक ऐसा आवाज आ रहा था विद इन 10 सेकेंड्स, और कंटिन्यूस वो 10 सेकेंड्स वो आवाज आ रही थी, हल्की सी आवाज आ रही थी. तो वो एक समझ में नहीं आ रहा है. सी योर बॉडी इज गोइंग टू स्पीक. ठीक है, आपका जो सहस्त्रार है वो मतलब एक्टिवेट हो गया. वैसे तो सबके खुले होते हैं क्योंकि आप एनर्जी रिसीव कर रहे होते हो ध्यान में, कॉस्मिक एनर्जी, बट व्हेन यू वांट टू कनेक्ट विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स, विद द सोर्स, तो ये ओपनिंग होना शुरू होती है, वो अंदर से ही मतलब काम होना शुरू हो जाता है. तो इसलिए आपका वो जो सहस्त्रार है उस पे काम चल रहा है, वही उसी की आवाज आ रही है. सो कुछ खराब नहीं है. कई बार कुछ फ्लूइड्स होते हैं यहाँ से वहां जाते हैं. हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो भी मतलब अगर आप ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई कुड हियर माई फ्लूइड गोइंग फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड फिर डाउन टू अप. आई कुड हियर पूरा बकायदा टक टक भी आवाज आ रही है, ऐसे भी हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, सब कुछ सुनती हूँ. मतलब मैं लगती थी मैं ही सुन रही हूँ, इन लोग को किसी को आता नहीं है, इज दिस वेरी कॉमन, और ऐसा लगता था. सो इसलिए डोंट वरी, इट्स ऑल नॉर्मल. it's good that is happening to you. You are actually going through that process. पूरा ascension हो रहा है, तो इसलिए चल रहा है. बहुत सारी तकलीफ भी होती है, हेडेक्स भी होते हैं, मसल एक्स होते हैं, बॉडी एक्स, कई लोगों को बुखार होता है. तो ये सब, अब एक तो जैसे मैंने बताया अर्थ की धुरी चेंज हो गई, तो हम टुवर्ड्स लाइट उस पे ही आ रहा है, सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर आ रही है लाइट. अब बिकॉज जितने भी अर्थ के वासी हैं जो अभी तक सोए पड़े थे या जो जागे भी हुए हैं, उनके शरीर पे भी काम हो रहा है, डीएनए लेवल तक काम हो रहा है. तो आपके शरीर को वो सारी चीजें प्रोसेस होंगी, आप और असेंड करो. हर बार हर कुछ महीने के बाद आपका असेंशन होता है. जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल उस पे है, काम कर रहा है, लेकिन जो नहीं काम करते हैं तो उनके लिए एकदम से तकलीफ होती है. उनको फील होता है कि क्या हो रहा है, हमें आज बुखार आ रहा है, हमें एकदम इंटेंस सर्दी भी हो रही है, ये सब भी होता है. तो असेंशन के प्रोसेस में सर्दी भी होती है, मसल एक्स भी होते हैं, बुखार भी आता है, दूसरी चीजें भी होती हैं, आपकी एबिलिटीज डेवलप भी होंगी, थर्ड आई जैसे से एक्टिवेट होती है. कई लोग को यहाँ प्रेशर फील होता है, इधर पे बहुत ज्यादा इंटेंस. तो फिर आपके जब यहाँ पे काम चल रहा है, तो सोचो जो इसके साथ अटैच्ड है, क्या क्या है, आपके सारे क्लेयर्स अटैच्ड हैं, कान है, नाक है, मुंह है, जीवा की थ्रोट का इंट्यूशन, तो ये सारी. और फिर दूसरी चीज, जैसे से आपकी ये क्लेयर्स खुल जाते हैं, क्लेयर्स खुलेगा, दोबारा असेंशन कहाँ पे होगा, अब और हायर एबिलिटीज मिलेंगी आपको. नेक्स्ट एसेंशियल प्रोसेस फिर दूसरी तरह की. अगर आप सेवा मार्ग में हैं और आप कर रहे हैं, तो फिर आपको एबिलिटी दी जाती है जो आपको उस कार्य के लिए मदद करे, तो होगा. हाँ, और लेफ्ट ये जो है ना गाल, तो उस पे 5 दिन पहले भी फील हो रहा था, और कल रात को और आज भी फील हो रहा था कि यहाँ पे कुछ है, पता नहीं क्या, लेकिन ये सिर्फ कुछ इतने से ऐसे सब फील हो हो. रहा है. हाँ, वो होगा हाँ क्योंकि वो एनर्जी आपकी खुद की है जो वर्क कर रहा है. ऐसे ऐसे लगता है कि ऐसे से कुछ हाँ हाँ हाँ. सो क्लीनिंग हो रही है, वही वर्क हो तो रहा वो है. पूरा मैंने फील किया, मतलब बहुत इस महीने में पूरा, मतलब मेरा पूरा प्रोसेस मैंने फील किया कि 10 दिन बॉडी में पूरे पूरे अलग अलग पार्ट पे मतलब पेन हुआ पूरा बॉडी में. फिर उसके बाद में अभी 10 दिन से यहाँ पे सहस्त्रा पे कभी कभार इतना जोरों का पेन करता है, फिर कभी चला जा. सबके साथ जो भी है यहाँ पे, जितने भी मास्टर्स हैं, विथ एवरीवन इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सबका एक जैसा नहीं होगा. किसी को, जैसे अभी ऋतु जी ने लिखा है कि ईयर्स में हमिंग साउंड आती है. नॉट ओनली हमिंग साउंड, मैंने ये भी केसेस सुने कि कई लोगों को ऐसा लगता है पूरे समय चिड़िया बहुत जोर से चे 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 कर रही है, कानों में ऐसी आवाज आ रही है. कई लोगों को विसल की आवाज आती है, जो मुझे आती है, विसल की आती है, राइट. कई लोगों को लगेगा कि इंटेंस प्रेशर फील हो रहा है, ऐसा लगता है कोई वैक्यूम हो गया फिर खुल गया एकदम से, वो भी होता है. जब मास्टर्स आपके पास करीब आकर बात करना चाहते हैं, मैसेज देते हैं, तो उस समय आपकी क्या सोच विचार चल रही है वो ध्यान देना है कि अभी आप क्या सोच रहे थे.
सीटी बजने लगी, कानों में आवाज आने लगी, तो ये सब होगा। नाक में अलग से स्मेल आएगी, अच्छी या बुरी, तो वो आपको पता चल जाएगा अच्छी एनर्जी की बुरी एनर्जी है। मुंह में जो स्वाद आ रहा है उससे भी पता चलेगा आपको। आपकी स्किन कैसी फील कर रही है। फिर दूसरी चीज, आपको जो फील हो रहा है, सपोज आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपके गूज बम्स बता देंगे कि आपके पास जो है वो एनर्जी कैसी है। अगर अच्छा फील होता है तो आप समझ जाओ कि किस तरह की फीलिंग आ रही है, उसको याद रखने की कोशिश करो। और बॉडी में मसल एक्स हो रहे हैं या कोई भी ट्विच हो रही है मसल या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रक्रिया चल रही है सबके साथ, क्योंकि आप सब ध्यान में हो, ध्यान से जुड़े हुए हो। तो वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर योर गुड। एंड मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, जितना सकारात्मक सोचोगे उतना सकारात्मक होगा। द आइडिया बिहाइंड इज थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल हैपन। थैंक यू हर्षिता जी। यस, ज्योति जी। आरती जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम ध्यान बहुत ही अच्छा था और इतना पीसफुल था थैंक यू। कि अभी भी दिल कर रहा है कि उसी में चले जाओ। और आप जैसे आप बता रहे थे ना मधु मैम की, कहते हैं कि जैसे वैक्यूम होता है मेरे आज ना कानों के अंदर ये पूरा एक्चुअली इसमें हो रहा है, और कानों के अंदर तो मेरे ऐसे चल रहा है, और वैक्यूम मेरे को भी हो रहा है कि जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया है कि मैंने बीच में ऐसे भी देखा कि। हाँ, ऑल गुड ऑल और गुड। ये बस आप मास्टर्स को बोले कि मास्टर्स थैंक यू सो मच, आई एक्सेप्ट द एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर माई गुड। बस आप उसको अच्छा सोचिए कि जो कुछ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। और अगर कुछ नेगेटिव फील होगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। फिर आपको क्या होगा, आप उस दिन इरिटेट, जैसे आप कल उस दिन बता रहे थे ना आपको इरिटेशन हो रहा हाँ है, जी हाँ जी तो किसी एनर्जी से आप जुड़ गए, फिर वो कॉर्ड काटना जरूरी है, कॉर्ड कटिंग। एंड सबसे पहले वो जो हाँ जी एनर्जी, जब ऐसा कुछ होना आप लोगों को ड्यूरिंग दिस टाइम, इफ आई एम नॉट हियर अवेलेबल वॉट एवर, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रखता है कि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, इरिटेशन हो रही है, ड्रेन्ड फील हो रहा है, फटीग्ड फील हो रहा है, देन डू दैट। एनर्जी क्लियरिंग का मेडिटेशन है, अभी कुछ दिन पहले ही कराया था। मैं उसको फॉरवर्ड, आई डोंट नो, लेट मी मैं जूम पे डाल देती हूँ, किसको भेजा था मैंने, ओके 1 सेकेंड। हाँ, तो ये मैं भेज देती हूँ आप लोग को, ये आप लोग कर लिया करिए, क्योंकि whenever you do that डेफिनेटली आपको हेल्प होगा और बहुत हल्का फील होगा, क्योंकि मास्टर जो है वो उसको आपको हेल्प करते हैं। और उस दिन हमने आर्कएंजल माइकल को बुला के एनर्जी क्लियरिंग करवाई थी, राइट। तो आप लोग बार बार आप कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। कभी ऐसा फील होता है कि टुडे यू फील वेरी मच ड्रेन्ड, ऐसे जैसे कोई आपकी एनर्जी चली गई है, नहीं काम कर पा रहे, बिस्तर से उठने का मन नहीं है, यू फील लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर इरिटेशन, तो आप लोग ये कर सकते हैं। ये है, मैंने जूम चैट पे डाल दिया है, तो ये लिंक आप नोट कर ले मास्टर्स, और इसको आप दोबारा कर ले, क्योंकि इसको करने से आपकी जो एनर्जी है वो तुरंत, अगर आपने किसी की पिक की है तो आप उसको रिलीज कर पाएंगे, आपकी जहां कहीं पे भी चली गई है आप उसको वापस ले पाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। हाँ। हाँ, ये थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो ग्रुप में मैं डाल देती हूँ। और थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच आरती जी, वंडरफुल वंडरफुल ध्यान और वंडरफुल ज्ञान, बहुत अच्छे से आपने आज हम सबको समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हर्षिता जी का शुक्रिया कि आज वो आकर हम सबको हमारे साथ होस्ट कर रही थी। और नवीन जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने हम सबको हैंड रेज ऑप्शन ये वो सब, इवन हर्षिता जी एंड दोनों दोनों मिलकर कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग। और कल आई बिलीव तृप्ता जी का है फ्रॉम 391 टू 400 पेज नंबर तक, और हम फिर और जानेंगे, तो कल तृप्ता जी से बात करेंगे। तो मास्टर्स, आप सबका बेहद शुक्रिया, और इसी तरह आते रहिए, जुड़ते रहिए, ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ और स्नेह शांति प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहे, हम एक दूसरे को बढ़ाते रहे, खुद बढ़ते रहे, हम सब का मंगल हो और हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू हर्षिता जी। थैंक यू। वेलकम।